वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अमजद इस्लाम काजी है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 में इसके जो रिलेवेंट आर्टिकल्स होंगे वो 18 to 69 होंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के जो कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे वो 18 to 29 हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फैक्ट्स हैं क्या, क्योंकि आगे चलेंगे हम तो फैक्ट्स का बार बार जिक्र होगा, इसलिए फैक्ट्स को डिफाइन करना लाजम है। तो आर्टिकल 2D कानून शहादत और ऑर्डर जो है उसका ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो आप सेंसेस से परसीव कर रहे हो उसको कहते हैं फैक्ट। अब सेंसेस से परसीव मीन सेंसेस क्या है, वो सारी चीज़ काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। अब मैं इसको फर्दर डिफाइन करूँगा कि सेंसेस मीन्स इंसान के 5 सेंसेस हैं, जिससे वो कोई भी चीज़ या कोई भी आपको फैक्ट जो है वो, जैसे आप कहने कोई ऑफेंस देख रहे हैं या आप कोई केमिकल है उसकी आप बदबू सूंघ रहे हैं, या कोई आपको कितनी स्पीड में जो है ना आपको मार रहा है, वो स्पीड का प्रेशर, ये सारी चीज़ें किस तरह आपके जहन में जाएंगी, कौन से जो है सेंसेस से गुजर के जाएंगी, वो 5 सेंसेस होते हैं। उनमें से नंबर 1 जो सेंस है वो आपके देखने की विजन होती है, मतलब कि आप देख रहे हैं कोई, वो आइज़ आपकी कहलाती है। आप कोई चीज़ जो है सुन रहे हैं आप, वो आपके कान हो गए। आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि ये केमिकल है, कौन सा केमिकल है, मतलब जहर है नहीं है क्या है, ये सारी चीज़ वो आपके जहन में आती है दिमाग। उसके बाद आपके कोई भी टच कर रहा है, टच करेगा तो लाजमन कितनी फोर्स होगी, टच कर रहे हैं कितनी स्पीड में टच किया, कौन सी चीज़ है, हाथ से टच किया या स्टिक से किया, आप आयरन रोड से किया। और हम जो है लिसनिंग जो है वो आपका 5वां सेंस है। तो ये कोई भी इंसान के दिमाग में कोई भी चीज़ जाती है तो इन सेंसेस से गुजर के जाती है। तो कानून कहते हैं जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, कोई आप फील कर रहे हो, कोई आपको इंजरी दे रहा है, तो वो आपके जहन में आ जाए। वो जो आपके जहन में आएंगे वो आप सारे आपके फैक्ट्स कहलाएंगे। अब जो आर्टिकल 2D में जो सब क्लास 2 है वो कहता है इन 5 सेंसेस, या जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे इसके अलावा कोई और मेंटल कंडीशन हो जिसके बारे में इंसान को पता हो कि ये बिल्कुल सही है, उसके बारे में होश आवाज़ हो ये सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि 5 सेंसेस के अलावा कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती, मसलन कि इंसान एक जो है वो जो खुद जो है वो चीज़ नहीं देख रहा, ठीक है। अब उसने जो है ना किसी पिक्चर से कोई चीज़ देख ली, तो अभी पिक्चर तो ना उन्होंने खुद देखी है ना कुछ। अब वो जो है ना उसके पता चलता है कि हाँ वाकई इस तरह का बंदा मौजूद था, हाँ ये इस तरह हो गया। अब वो उसको पता है वाकई इस तरह का, वो कॉन्शियस है, तो उसको कहेंगे कि एनी मेंटल कंडीशन मीन्स के 5 सेंसेस के अलावा कोई भी चीज़ आपकी वो होंगी। अब हम आते हैं फैक्ट्स एंड इशू। फैक्ट्स एंड इशू एक्चुअली वो चीज़ होती है जो जिस पे आपका डिस्प्यूट चल रहा होता है, उसको कहते हैं फैक्ट्स एंड इशू। मसलन आपका डिस्प्यूट है पार्टीशन, आपकी कोई भी प्लॉट की पार्टीशन करवानी है, तो वो आपके फैक्ट्स एंड इशू होगा। कोर्ट में आप जाएंगे, आप पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे कि आपने किस तरह की प्रॉपर्टी आपने परचेज की, किससे की, थ्रू इनहेरिटेंस आई, आपने परचेज की, विल है, गिफ्ट है, जो भी चीज़ है सारी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता के आप फाइनली कहेंगे कि हमारा डिस्प्यूट ये है कि हमें ये चीज़ जो है ना पार्टीशन करके दी जाए। तो जो आपका फैक्ट्स एंड इशू, आपके मेन जो आपका क्लेम है उसको फैक्ट्स एंड इशू कहते हैं। ये फैक्ट्स एंड इशू जो है वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होता है आपके, मतलब कोर्ट में जो आप क्लेम कर रहे होते हैं
नेसेसरी होता है। इसको फैक्ट्स एंड इशू को जो कहते हैं कि वो फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में। अब हम आते हैं कि रिलेवेंट फैक्ट्स क्या हैं। रिलेवेंट फैक्ट्स मीन्स कि आपको फॉर एग्जांपल आप पार्टीशन के लिए कोर्ट में गए। आप पार्टीशन आपका मेन क्लेम क्या है, जो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ओनर हूँ, मुझे इनकी पार्टीशन जो है ना मुझे करवानी। अब आप कोर्ट को ना बता रहे हैं कि मैंने प्रॉपर्टी कहाँ से ली, किन किन मराहल से गुजर के ली, कब ली, थ्रू स्टेट एजेंट ली, मैंने वॉलंटरी ली, या मैंने नेट से देखी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। जो भी आपकी कंप्लीट सीनियर हिस्ट्री होगी वो आपके रिलेवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। मीन्स के आपके पार्टीशन के अलावा जो भी अदर आपके फैक्ट्स होंगे, आपकी जो भी बातें होंगी, या जो भी आपकी क्लेम से को मजबूत करने के लिए जो भी आपके बैकग्राउंड होंगे, वो सारे रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। सिंपली हम फैक्ट्स जो है ना उसको इस तरह कह सकते हैं, आपकी फैक्ट्स आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री मीन्स कि आप कोर्ट में आए हैं, आपको कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजूहत है, कब हुई, किस तरह हुई, कहाँ से ली, आप पूरी कंप्लीट हिस्ट्री होती है। और आप अब कोर्ट में जो चीज़ मांगने आए हैं, रिलीफ जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, वो आपका फैक्शन इशू होगा। और इस कंप्लीट हिस्ट्री में जो भी आप पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कहाँ से ली, कब ली, किसने ली, वो सारे आपके रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। अब हम आते हैं कि आर्टिकल 18 जो है स्टार्टिंग है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में। आर्टिकल 18 जो है वो कानूनी शहादत ऑर्डर का ये कहता है कि आपको एविडेंस जो है वो कोई किसी भी तरह का एविडेंस आप सूट या प्रोसीडिंग में दे सकते हैं। आप वो एविडेंस दे सकते हैं जो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड इश्यूज पे मीन्स के आपके फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स के ये चीज़ इस तरह हुई थी इस तरह, या आपके एग्जिस्ट नहीं करते फैक्ट्स, मीन्स के आप नॉन एग्जिस्टेंस फैक्ट्स पे आप बात कर रहे हैं, तो वो आप एविडेंसेस आप दे सकते हैं जो आपके रिलेवेंट हो। मीन्स के एग्जिस्टेंस अभी यहाँ पे वर्ड आ गया नॉन एग्जिस्टेंस। तो नॉन एग्जिस्टेंस मीन्स के एक पर्सन है, उसने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब उसने तो कह दिया मेरी, वो फैक्ट से इशू हो गया। अभी उसको एग्जिस्टेंस में क्या है कि उसके पास एविडेंसेस हैं। अब नॉन एग्जिस्टेंस में क्या उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है। इसको कहेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स मीन्स के एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो कोर्ट में उसके एविडेंसेस दे सकता है, मगर उसके अलावा नहीं दे सकता है। मीन्स के जो रिलेवेंट हैं, जो एग्जिस्ट, वो फैक्ट्स एंड इश्यूज के सपोर्टिंग में जो भी आपके क्लेम से रिलेटेड हैं वो आप दे सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं दे सकते। इसके एक्सप्लेनेशन में हम आएंगे। एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं कि कोई भी बंदा जो है ना वो अ, वो एविडेंसेस नहीं दे सकता जिसको कोर्ट ने या टाइम उस वक्त के मौजूदा कानून ने कहा है कि इस तरह के एविडेंसेस नहीं, मतलब वो उस इंसान को डिसइंटाइटल कर दिया गया है। और एग्जांपल स्टोपेल के केसेस में क्या होता है कि एक बंदे ने असर्ट कर दिया ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये प्रोमिसरी नोट है ये मैंने लिखा है। अब वो स्टॉप हो जाता है। जब वो स्टॉप हो जाता है तो उस तरह उसके जो एविडेंसेस हैं वो बंदा जो है ना वो ओरल एविडेंस बाद में आके इस तरह नहीं कह सकता अनलेस उसके पास एविडेंसेस अवेलेबल हो, वरना वॉलंटरी इस तरह आके उसको डिनाई नहीं कर सकता कानून के मुताबिक। इस तरह के दूसरे और भी सिनेरियो बहुत से हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें फर्दर डिस्कस कर सकूं। अभी मैं इसमें हम आर्टिकल 19 में आएंगे कि आर्टिकल 9 कहता है कि फैक्ट्स विच आर नॉट इन इशू, मतलब कि इस तरह के फैक्ट्स, ऐसी हिस्ट्री आपके केस के बैकग्राउंड जो आपके मेन आपके क्लेम से रिलेटेड नहीं है, वो आपके मेन क्लेम में नहीं है मगर उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है कत्ल करने के इरादे से। अब कत्ल करने के इरादे से उसने कहीं से पिस्टल लिया, सारी चीज़ें ली, ये सारी चीज़ें उसकी होगी। अभी उसने कत्ल कर लिया। अब
रास्ते में उसने किसी बंदे से पूछा कि ये फला का घर जो है ना किधर जा रहा है, किधर है फला का घर, या ये रास्ता उधर जाता है। अब उस बंदे का इस केस से लेना देना नहीं है, मगर ये बता सकता है फला टाइम ये वाकई बंदा इधर से गया था। तो यहाँ पे इसको कहेंगे कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, मगर वो फैक्ट इन इशू में नहीं है, उस बंदे का कोई भी रोल नहीं है, मगर कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी मिल रही है। तो कहते हैं इस तरह के फैक्ट्स भी आप कोर्ट में आके दे सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपकी सेम ट्रांजैक्शन बन पे सेम ट्रांजैक्शन मीन्स कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें आपने कहा कि आप फर्स्ट जो है पेमेंट इस मूड में देंगे, सेकंड मूड जो आपका होगा वो थ्रू थर्ड पार्टी देंगे, फिर आप इस तरह के आप मूड्स आप बना रहे हैं। अब जो डिस्प्यूट अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में, वो इस तरह होता है थर्ड पार्टी के थ्रू जो पेमेंट देनी थी वो नहीं मिली। अब जो फर्स्ट मूड था इनका कि आप बैंक के थ्रू देंगे। अब जो बैंक के थ्रू वो डायरेक्टली जो है ना वो उससे रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उस बंदे ने थर्ड पर्सन को देने थे, वो नहीं दिए, मगर बैंक का यहाँ क्या रोल। मगर सेम ट्रांजैक्शन है, डिफरेंट प्लेसेस पे हुई है, तो वो इनकी जो सीरीज है वो सेम ही है। तो इस तरह के जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में जहाँ जहाँ भी परफॉर्मेंस होनी थी, वो सारी चीज़ें सेम ट्रांजेक्शन होंगी। तो मैं एक और एग्जांपल दूं सेम ट्रांजेक्शन का, मीन्स कि एक बंदा कत्ल करने जा रहा है, कत्ल करते हुए अपने दोस्त को कहता है मुझे गाड़ी में छोड़ के यार मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। अब उसने कहा कि ठीक है यार मैं छोड़ के आता हूँ, वो गाड़ी में छोड़ के आया। अब वो जो गाड़ी में छोड़ के आया, दोस्त को पता था कि ये कत्ल करने जा रहा है, सेम ट्रांजेक्शन हो गई इनकी। अब वो डायरेक्टली तो कंसर्न नहीं, उसने कत्ल नहीं किया, मगर उनकी जो उनको पता था, उनकी इंटेंशन का भी पता था, वो लीगल कार्रवाई कर सकता था, मगर उसने नहीं की, वो ट्रांजैक्शन सेम हो गई। तो कानून कहता है कि सेम ट्रांजैक्शन हो या कोई भी फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उस तरह के जो है ना फैक्ट्स वो आप प्रूव कर सकते हैं, वो रिलेवेंट फैक्ट्स फैक्ट्स होंगे। और इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो लाजमी नहीं है उसी ऑफेंस होते हुए या लाइबिलिटी क्रिएट होते हुए जो है ना ये इस तरह के जो है ना फैक्ट्स जो है वो क्रिएट हुए हों। वो वक्तन ब वक्तन भी हो सकते हैं। मसलन एक बंदे ने प्लानिंग की है कि 2 महीने के बाद कत्ल करना है, 2 महीने के बाद जो है वो कत्ल उनका सक्सेसफुल नहीं होता है, तो 2 महीने 3 दिन के बाद होता है। तो बाकी दोस्तों को पता होता है 2 महीने के बाद कत्ल होना है। तो लाजमी इसमें नहीं है कि 2 महीने के बाद 2 महीने में कत्ल नहीं हुआ तो दूसरे दोस्त लायबल, मगर कत्ल तो हुआ ना। तो कह रहे हैं कि वो आपके लाजमी नहीं है कि एक ही वक्त में ही या सेम टाइम पे ही हो, वो डिफरेंट टाइम ओकेजन्स पे हो सकते हैं उनकी। अब हम आएंगे आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 ये कहता है कि फैक्ट्स जो आपके ओकेजन हो या उनका इमीडिएट इफेक्ट हो, वो आपके रिलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। नंबर ए जो इसमें कह रहा है कि ये आप कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपका ओकेजन हो, काज हो या उनका इफेक्ट हो, या इमीडिएट हो या इमीडिएट ना हो, वो रिलेवेंट फैक्ट्स हो या फैक्ट्स एंड इशू हो, या वो कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, या वो ऑफेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें ओकेजनल हो, फैक्ट क्रिएट हो या ना हो, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ओकेजन का देना मीन्स के अनलॉफुल असेंबली होनी है। अब अनलॉफुल असेंबली हो गई, उसका इफेक्ट आए या ना आए, मगर अनलॉफुल असेंबली का ऑफेंस हुआ है। दूसरा, वो उसी वक्त इफेक्ट हुआ है या उसके बाद हुआ है। मसलन अनलॉफुल असेंबली
5 से ज़्यादा लोगों ने हाईवे बंद किया। अब हाईवे बंद करने के बाद लोग डिस्टर्ब हुए। एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। वो जो पेशेंट था एम्बुलेंस में, उस जब अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स हो गई, उसको लेके गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके गए, वो सीरियस कंडीशन में हो गया। अब उसकी हो गई डेथ हो गई 1 महीने के बाद। तो उसका इफेक्ट 1 महीने के बाद हुआ। मीन्स के हॉस्पिटल गया, वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट चली, किस तरह ये उनकी डेथ हुई, क्या रीजन थे, सीरियस क्यों हुआ, ये सारी जो हिस्ट्री केस की होगी, ये कानून कहता है कि रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। आप इनको कोर्ट में आके प्रूव कर सकते हैं, इनको आप कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहता है कोई मोटिव है, प्रिपरेशन है, या प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। अब ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये मोस्टली डील करता है कि जो आपके कॉमन इंटेंशंस के ऑफेंसेस होते हैं या आपके अबेटमेंट के ऑफेंसेस होते हैं, उसको मोस्टली डील करता है। अब किसी बंदे के को किसी बंदे ने मोबाइल जो है ना, वो चोरी की। अब मोबाइल चोरी करने की वजह क्या थी? उसको मोबाइल सेल करके पैसे चाहिए थे, इसलिए। अब पैसे जो चाहिए थे वो उनका मोटिव था। अब अपने मोटिव को कंप्लीट करने के लिए उसने प्रिपरेशन की, किस तरह मैं पैसे लूँ, कहाँ से हैं, मैं मोबाइल छीनूंगा, वो सारी हो गई। अब कोर्ट में कोई एक मोबाइल मतलब किसी ने चोरी किया, तो कोर्ट में आके वो ये बता सकता है कि इस बंदे को इतने पैसे चाहिए थे, इसलिए इसने मोबाइल चोरी की, इसका मोटिव यही था। तो वो सारी चीज़ें, मोबाइल चोरी किया, कब किया, किस तरह किया, क्या वजूहत थी, और इसका कंडक्ट, सब उस मोबाइल चोरी करने के बाद उसने क्या किया। मतलब मोबाइल चोरी हो गया, सेल किया, सेल करके मोबाइल में पैसे मिले, उसके पैसों का क्या है इन्होंने किया, वो सारी चीज़ें जो है कानून कहता है वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। आप उसको प्रूव कर सकते हैं, उसके एविडेंसेस भी दे सकते हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड कंडक्ट है ना, उसको कानून ने इस तरह मतलब कि फर्दर एलोबरेट किया है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं ना, वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप कंडक्ट के बारे में नहीं कह सकते। मतलब कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये इनका कंडक्ट है इस तरह, अनलेस कंडक्ट को जो है वो प्रूव करें। अब मैं इसको रीड करूंगा कि द वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। मीन्स कि आप ओरल स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई बंदा ओरल स्टेटमेंट दे रहा है, उसको कंडक्ट नहीं कहेंगे, अनलेस वो जो स्टेटमेंट से, मीन्स के एक बंदा कह रहा है कि मैं मोबाइल चोरी करूंगा क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब उसने कहा, उसके बाद उसने चोरी नहीं की, 3 माह के बाद पता चला उसने कार चोरी की है। तो इस तरह की स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होगी, वो आप कोर्ट में नहीं दे सकते। अगर मोबाइल बाद में चोरी करता, फिर आप स्टेटमेंट इस तरह की दे सकते थे। अब हम आते हैं फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। इस आर्टिकल 22 का ये मफहूम है कि आप किसी भी फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करने में जो आपने एविडेंसेस देने हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन वो कोर्ट में आके कहे कि इस बंदे ने यहाँ पे मेरे सामने चोरी की, चोरी किसी और बंदे की हुई, मगर वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे सामने हुई, तो वो चोरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेरे सामने चोरी हुई, 3 लोग थे,
एक बंदा इधर खड़ा हुआ था, दूसरा बंदा राइट पे खड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ जो मिलके वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके फैक्ट एंड इशू को, रिलेवेंट फैक्ट्स को आपको इंट्रोड्यूस एक्सप्लेन कर, तो इस तरह के एविडेंसेस कोर्ट में आके आप दे सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 23 पे। आर्टिकल 23 कहता है कि कंस्पायरेटर, यहाँ पे वर्ड कंस्पायर मीन्स कि अबेटमेंट हुई। अबेटमेंट में मीन्स के एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा कि इसको पर्सन डी को जाके कत्ल करा। अब पर्सन डी को जाके वो कत्ल करेगा, तो वो कत्ल किस तरह होगा, सारी प्लानिंग जो भी होगी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्लानिंग या मोटिव प्रिपरेशन उसको आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं या उसको रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। यहाँ पे उन दोनों की डिज़ाइन कॉमन होगी। वहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रिपरेशन या मोटिव, यहाँ पे कह रहे हैं कॉमन डिज़ाइन हो दोनों। मीन्स कि एक बंदे को कत्ल करना है तो कत्ल करना है, कब करना है, इस तरह करना है, यहाँ पे करना है, ये कॉमन डिज़ाइन है, कॉमन इंटेंशन है इनकी। तो इस तरह के भी एविडेंसेस आप कोर्ट में आके दे सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि ये इनकी कॉमन डिज़ाइन थी। मीन्स कॉमन डिज़ाइन को चैलेंज कर सकते हैं आप, और ये रिलेवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। आर्टिकल 24 जो है, ये ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम, कोई भी फैक्ट्स आपके क्लेम से रिलेवेंट नहीं है मगर वो रिलेवेंट बन सकते हैं। वो कौन से ग्राउंड पर रिलेवेंट बन सकते हैं? इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इशू, अगर वो किसी भी फैक्ट एंड इशू से इनकंसिस्टेंट है, वो आपके रिलेवेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। या फैक्ट्स जो है वो देम सेल्स कनेक्टेड हैं किसी दूसरे फैक्ट से, किसी दूसरे फैक्ट से मीन्स के जो आपके फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल मीन्स के जो जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं उससे वो कनेक्टेड हैं या नहीं है। वो फैक्ट्स पहले जो फैक्ट्स वो आपके रिलेवेंट नहीं थे मगर बाद में वो कनेक्टेड हो रहे हैं किसी न किसी एंगल से, वो बाद में रिलेवेंट हो सकते हैं। 25 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि आपके जो डैमेजेस के आप सूट्स जो है वो आप क्लेम कर रहे हैं, तो जो अमाउंट आप कोर्ट से जो मांग रहे हैं वो अमाउंट इतनी क्यों मांग रहे हैं, इतनी अमाउंट में क्या क्या चीज़ें दरपेश आ रही। मीन्स के एक कार का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज। तो 2 लाख खर्चा क्यों आ रहा है, क्या वजूहत है उसकी मार्क, अभी आप 2 लाख को ना कोर्ट में आके एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स के आपकी ओरिजिनल चीज़ जो गाड़ी में लगी हुई ओरिजिनल कितने की रहेगी, मैंने आप बाहर से मंगवाएंगे क्या, किस तरह मंगवाएंगे, आपके वो डैमेज से रिलेटेड नहीं है मगर आप कोर्ट में आके उस अमाउंट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अमाउंट से रिलेटेड आप बताएंगे कि इतनी कोर्ट आपको पैसे क्यों दे, क्या वजह है कोर्ट इतने पैसे दे। तो वो आप सारी वजह जो बताएंगे क्यों इतना खर्चा आ रहा है वो आप कोर्ट में आके बता सकते हैं। 26 आर्टिकल ये कहता है आपके कस्टम है जो आपका राइट है, वो आप कोर्ट में ना उसको भी प्रूव कर सकते हैं या उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स के अब मैं रीड करूंगा, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, मीन्स के आपका राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं कर, या ये कस्टम मीन्स के रीतो रस्म मौजूद है या नहीं है, उस क्वेश्चन को आप कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को चैलेंज करते हुए जितने भी एविडेंसेस आपको आपके पास मौजूद हैं वो कोर्ट में आप दे सकते हैं और उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोर्ट भी उसको ले सकती है, वो आपके रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। और इसमें ये फर्दर ये है कि एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कोई भी ट्रांजैक्शन, इस तरह का कोई भी अमल जिससे राइट या कस्टम जो आप
क्लेम कर रहे हैं कोर्ट में, वो क्रिएट हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, असर्टेड हुआ, डिनाइड हुआ, या इनकंसिस्टेंट हुआ है, या एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, उसको भी आप कर सकते हैं, कोर्ट में आके क्लेम कर सकते हैं। मीन्स के एक राइट आपका क्रिएट हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस और क्या वजह थी, कितने में हुआ, ये क्रिएट हो गया। क्लेम आपने पहले हाई कोर्ट में, आप मसलन हायर कोर्ट में जा रहे हैं, लोअर कोर्ट में जो आपने क्लेम किया, आपने कोर्ट के बाहर क्लेम किया, या आपने पंचायत में बैठ के क्लेम किया, वो क्लेम किस तरह हुआ, आपका राइट कस्टम किस तरह आपने उसको क्लेम किया। मॉडिफाइड आपका राइट किस तरह हुआ, मीन्स कि आपने रेवेन्यू कोर्ट में जाके आपने मॉडिफाई करवाया, किस तरह करवाया, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ें आपके रिलेवेंट फैक्ट्स होंगी। पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच राइट और कस्टम वर क्लेम्ड, ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुका हूँ मैं पहले। जो भी चीज़ें आपसे कनेक्टेड हों, कहीं ना कहीं एंगल से आपके फैक्ट्स इशू से कनेक्ट हो रही है, वो रिलेवेंट होंगी, और उसको जो है कोर्ट ले सकती हैं, और उसके एविडेंसेस आप दे सकते हैं। अब हम आर्टिकल 27 पे आएंगे। आर्टिकल 27 कहता है कि फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। मीन्स कि आप फीलिंग्स, बॉडीली फीलिंग्स से यहाँ मुराद ये है कि कोई भी इंसान जो है वो जब उसको चोट हुई है, चोट लगी, तो वो क्या फील कर रहा था, कितना दर्द फील, या उनको जहर दी गई तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स भी कोर्ट में बता सकता है, ये फीलिंग्स मुझे इस तरह हुई। बॉडीली जो उनको बॉडी पे जो चोटें थी, कितनी थी, किस तरह थी, वो भी कोर्ट में आके प्रोड्यूस कर सकता है। फर्दर मैं रीड करता हूँ। 27 आर्टिकल ये कहता है, फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। किसी भी किसी भी पर्सन के दिमाग के एग्जिस्टेंस के, वो कब हुआ, ऑफेंस मीन्स के कब हुआ, या लाइबिलिटी कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाइड हुई, कब एक्सटिंग्विश हुई, वो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड है। मीन्स के इंटेंशन, एक पर्सन की ऑफेंस करते हुए क्या इंटेंशन थी, गुड फेथ में क्या नेग्लिजेंस थी, रशलेस थी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड से रिलेट करती हैं। तो जो भी आपसे आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें सारी चल रही हैं, क्योंकि ऑफेंस या आप ऑफेंस करते हुए मोस्टली चीज़ें आपके दिमाग से उबलती हैं कि ये चीज़ करनी है, नहीं करनी, किस तरह करनी है, प्लानिंग के पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सारे जो भी आप कॉमन डिज़ाइन हो या कोई भी प्लानिंग हो, प्रिपरेशन हो, आप कोर्ट में उसको आके प्रोड्यूस कर दें। यहाँ पे 27 ने फर्दर एलोबरेट किया है कि आप माइंड की नॉलेज, इंटेंशन, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रशलेस, इल विल, गुड विल, जो भी चीज़ें हैं वो आप कोर्ट में आके दे सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। अब 28 पे आएंगे। 28 जो आर्टिकल है वो कहता है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कोई भी एक ऑफेंस हुआ है या कोई भी राइट जो है आपका क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। मीन्स के एक ऑफेंस हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अब वो एक्सीडेंट रियल में एक्सीडेंट था या इंटेंशनल एक्सीडेंट था, ये आप कोर्ट में आके प्रूव कर सकते हैं। वो आप कह सकते हैं ये फला बंदा जो है मुझसे जेलस था बहुत, इसलिए है ना, ये इंटेंशनल नहीं, इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं है। तो कोर्ट कहेगी अच्छा, तो ये मतलब कि इस तरह इंटेंशनल हुआ, तो अब जो दूसरे बंदे यहाँ पे गाड़ी में मर गए हैं, वो कत्ल के ज़मरे में आने चाहिए। अब हम आएंगे फाइनली लास्ट जो हमारा आर्टिकल है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ये आर्टिकल 29 ये कह रहा है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि फला कोई भी अमल या कोई भी एक्ट हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, वो कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ।
मीन्स कि एक बंदे का कत्ल हुआ। कत्ल किसने किया? फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ने किया। अब मैनेजर ने किया तो वो 10 बजे रात को तो फैक्ट्री बंद होती है। अब वो फैक्ट्री बंद होती है तो कोर्ट में आके वो प्रोड्यूस करेंगे कि वो फैक्ट्री तो वाकई बंद होती है, वो नॉर्मल और जो यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस तो इसका नहीं, मगर वो अर्जेंसी मैटर है। अब वो देखेंगे कान उनके वो क्या अर्जेंसी मैटर में फैक्ट्री खुली होती है नहीं खुली होती, या ऑफिस खोल सकते हैं नहीं खोल सकते। तो इस तरह की वो जो मतलब इंक्वायरी होगी, वो कहेंगे हाँ अर्जेंसी मैटर में रात को खोल सकते हैं। तो इस तरह की कोर्स ऑफ बिजनेस देखेंगे कि वो इस तरह इस वक्त खुला होता है नहीं खुला होता, मैनेजर को इजाज़त है यहाँ आने की नहीं है। मीन्स कि टीसीएस ऑफिस है, टीसीएस ऑफिस फॉर सपोज 9 से 5 तक खुली होती है, उसके बाद बंद होती है। तो जो टीसीएस करने गया बंदा वो बोले कि मैं 6 बजे करने गया हूँ, तो इन्होंने मुझसे रिसीव की है और आज की डेट में यहाँ से निकलनी थी नहीं निकली, तो वो कोर्ट में आगे बाद में ये क्लेम नहीं कर सकता, या करेगा भी तो कोर्ट बोलेगी कि भाई इसका जो कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस आवर्स था वो तो 5 बजे था, आप 6 बजे गए। तो आप वो उस तरह के एविडेंसेस दे सकते हैं, मगर बाद में वो आपके कोर्ट जो है डिनाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस जो वर्ड है मीन्स के बिजनेस की नेचर, कंडक्ट, कब खुला होगा कब नहीं खुला होगा, वो पर्टिकुलर एक्ट जो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं।